जी आइए लेते हैं अगला सवाल। सवाल ये है कि मान लो कोई एग्रीकल्चर लैंड ले ले, वो सिटी के अंदर आ गई और विद इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट इट हैज कम, बट आई हैव नॉट सोल्ड इट, नीदर आई हैव गॉट इट डन एनी टिल टुडे। तो व्हाट शुड बी डन इन सच केसेस? नंबर वन। नंबर टू, सवाल ये है कि हम फौजी वाले छोटे मोटे इन्वेस्टर जरूर है, जैसा मैं 95 में रिटायर हो गया हूं, उसके बाद मैं कई सर्विस कर रहा था कई कंपनी में। मान लो अभी मैं सर्विस से वापस आया तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे इन्वेस्ट करते हैं फौज वाले, माय फ्रेंड्स विल डेफिनेटली एग्री विथ मी, बट व्हाट हैपेंस दैट वी कीप दोज शेयर्स लाइंग एज इट इज, लिटिल बी वी डोंट सेल देम। तो आई वुड लाइक टू नो एग्जैक्टली कि व्हेन वी शुड सेल इट, when the market is going up, या we keep waiting by the time market comes down. आपकी जो लैंड है वो भी सिटी लिमिट्स में तो आ चुकी है। आपकी लैंड एग्रीकल्चर लैंड थी और आपने उसको एनए भी नहीं किया। नॉन एग्रीकल्चर करने का मतलब ये होता है कि उसका टैक्सेशन चेंज हो जाता है। एग्रीकल्चर लैंड के टैक्सेस सबसे कम होते हैं और अब नॉन एग्रीकल्चर करते हो तो सालाना आपको जो टैक्स पड़ता है वो अचानक बढ़ जाता है। तो आपको उस प्रॉपर्टी को इमीडिएटली डेवलप करना है, किसी डेवलपर को डेवलपमेंट के लिए देने का है या बेचने का है, ऐसा अगर करना है तो आप नॉन एग्रीकल्चर करा ले, वो बेहतर है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी को और काफी साल तक रखना है तो आप उसको एग्रीकल्चर ही रखें। जिस टाइम आपको डेवलप करने का मौका आएगा उसके ठीक पहले आप उसको एनए करा ले, वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी के जो आउटगोइंग्स है वो आउटगोइंग्स को आपको लिमिट में रखना है आपके हिसाब से कि आपको क्या करना है। आपका दूसरा सवाल बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। आप इक्विटी मार्केट में इन्वॉल्व है मतलब आप मॉनिटर कर रहे हैं, वो शेयर का मूवमेंट मॉनिटर कर रहे हैं, आपके वो कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसका परफॉर्मेंस, फ्यूचर, ये आप मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ये आप मॉनिटर सही ढंग से कर रहे हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहां पे आपको बेचना चाहिए। या तो अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो एक लिमिट आप करके रख लीजिए कि ये लिमिट पे इतना एप्रिसिएशन हो गया, अभी हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप अगर रेगुलर मॉनिटरिंग या लिमिट सेट करके नहीं कर रहे हैं तो तरीका यही होगा कि आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहां पे एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर जिनका काम ही है कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करना, प्रॉफिट बुक करना और नए अपॉर्चुनिटीज जो इमर्ज कर रहे हैं उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करना। तो आप बेफिक्र होकर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढ के उसमें अगर इन्वेस्ट कर दे तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे फंड मैनेजर तक पहुंच जाता है। हाँ जी। What should be the right way to enter? Is it by going to the market or should we go for the IPOs? अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट पहले नहीं कभी करे हैं तो हमारा राय ये होगा कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए पहली बार इक्विटी मार्केट एक्सपीरियंस करिए, कोई भी अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करिए। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो या शायद आपको आईपीओ के जरिए मार्केट में आना बेहतर होगा। कोई अच्छा कंपनी जो आईपीओ ला रहा है उस कंपनी का स्टडी करके सोच समझ के तभी कंपनी आईपीओ में भी अप्लाई करना चाहिए। नीलेश, म्यूचुअल फंड्स वैसे भी आईपीओ में भी तो इन्वेस्ट करते हैं और चांसेस ज्यादा होते हैं उनके पास अलॉटमेंट आने की बजाय उसके रिटेल इन्वेस्टर के पास। म्यूचुअल फंड्स को एक सेपरेट कोटा ही होता है उनका, तो म्यूचुअल फंड को एक ज्यादा अच्छा चांस है एलोकेशन मिलना, अलॉटमेंट मिलना। बट अगर आप एक इंडिविजुअल निवेशक भी है और अगर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स, उसका क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट वगैरह स्टडी करने की अच्छी एक कैपेबिलिटी है तो कोई भी आईपीओ को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना ही होगा कि अगले 10 साल या अभी से 10 साल बाद या 15 साल के बाद जो कंपनी एक सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड खड़ा करेगी वेल्थ क्रिएशन का, वो कंपनी का आईपीओ शायद 10 या 15 साल पहले हुआ होगा। जैसे अगर टेक्नोलॉजी कंपनीज बोलते हैं कि 99-2000 में टेक्नोलॉजी कंपनी ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है, तो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के आईपीओ तकरीबन 10 साल पहले हुए थे। तो यू कैन नेवर अफोर्ड टू ओवरलुक एन आईपीओ। जी आइए लेते हैं अगला सवाल। What are the definitions for good mutual fund? Because these days, lot many mutual funds in the market and lot of schemes. Even you go today anywhere, there are a lot of schemes on that.
So please, would you give us a broad baseline as to which is a good mutual fund and which is a good scheme or the sector for that purpose? Thank you. एज एन इन्वेस्टर 2 या 3 पॉइंट्स को देखना है। पहली बात तो यह है कि वो म्यूचुअल फंड का पेरेंटेज क्या है, पेडिग्री क्या है, स्पॉन्सर कौन है वो म्यूचुअल फंड का, और अगर रेप्यूटेड हाउस है, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अच्छा है उसका पेरेंटेज, तो एक तो फर्स्ट पॉइंट वो है। सेकेंड पॉइंट के ट्रैक रिकॉर्ड क्या है म्यूचुअल फंड का। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस को बिना ट्रैक रिकॉर्ड में किए देखे बिना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और खास करके वो म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल 5 साल में कैसा है, और अगर उससे भी ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देख सके तो और भी अच्छा है, क्योंकि बुल मार्केट में सारे म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग पीरियड होता है बेयर मार्केट का। तो जब मार्केट डाउन होती है तब उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो सेकेंड ये है, और तीसरी बात यह है कि वो म्यूचुअल फंड का कंपेरेबल बेंचमार्क या कंपेरेबल स्कीम्स के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कैसा है। अगर वो म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को या पीयर ग्रुप को अगर बीट किया हो, आउट परफॉर्म किया हो, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा माना जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सवालों का जवाब देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपनी शुभकामनाएं देंगे कि हम यहां से जब जाएं दूसरे फ्रंट्स पर और जवानों से बात करें। आज का मेरे ख्याल से जो सेशन था बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के साथ था, लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो शायद और बेसिक लेवल पे बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे के आ पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। धन्यवाद।